नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली के भलसवा इलाके में भलसवा डेयरी में स्पेशल सेल की रेड में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। नौशाद और जगजीत आरोपी हैं, जिनसे पूछताछ के बाद ये छापेमारी की गई। जहांगीरपुरी से हुई थी नौशाद और जगजीत की गिरफ्तारी। मौके पर देर रात एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है दिल्ली के भलसवा डेयरी से बरामदगी जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के एक इलाके से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे पूछताछ के बाद हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। यह अपने आप में बेहद गंभीर सुरक्षा लेकर के चुनौती है और इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस पर तमाम एंगल से जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये हैंड ग्रेनेड इन आरोपियों के पास कैसे पहुंचा। मौके पर देर रात ही एफएसएल की टीम को बुला लिया गया था। दिल्ली के भलसवा डेयरी में स्पेशल सेल ने दरअसल रेड की है। छापेमारी में टीम ने हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। 2 आरोपियों से पूछताछ के बाद यह छापेमारी की गई थी। नौशाद और जगजीत नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे पूछताछ की गई और फिर ये हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अली, बताइए, हैंड ग्रेनेड मिलना बहुत गंभीर मसला ये दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था के लिए। देखिए, बिल्कुल कुंदन, दिल्ली के स्पेशल पुलिस जो टीम है, जिसे क्राइम ब्रांच कहा जाता है, उसने देर रात छापेमारी की थी, जिसके बाद ये गन बरामद हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि इससे कई जुड़े महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के अंदर इतनी सुरक्षा के बीच में ये कैसे मिल जाती है गन। अली, कितने ये हैंड ग्रेनेड हैं? ये 2 आरोपियों की पहचान के बारे में बताइए। इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, क्या उसी के पूछताछ के बाद ये पता चला कि उनके पास हैंड ग्रेनेड है? किस तरह का नेक्सस है ये? देखिए, बिल्कुल, ये नौशाद और जगजीत नाम के 2 आरोपियों से पूछताछ के बाद ये छापेमारी हुई। छापेमारी में ये बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें और जो जगह पे ठिकाने छापेमारी अभी जारी है। बताया जा रहा है कि शाम तक और इसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। कुंदन, अली बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो भलसवा डेयरी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। 2 आरोपियों की निशानदेही पर रेड की गई थी और इसके बाद ये बरामदगी हुई है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम एनालिसिस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरी से काटी गई थी श्रद्धा की हड्डियां, ये अब पता चला है। आरोपी आफ्ताब ने आरी से किए थे 35 टुकड़े। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि जो हड्डियां श्रद्धा की थी वो आरी से काटी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आफ्ताब पुलिस के शिकंजे में हैं। श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को बरामद किए गए थे और बाद में डीएनए जांच से ये पता चल पाया कि ये जो बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए दिल्ली के अलग अलग जगहों से, वो श्रद्धा के ही बॉडी पार्ट्स थे। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अली, श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए गए थे आरी से, ये कंफर्म किया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एनालिसिस में। तो आरोपी आफ्ताब ने आरी से श्रद्धा के टुकड़े किए थे, ये अब तय हुआ है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम एनालिसिस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरी से काटी गई थी श्रद्धा की हड्डियां, ये फिलहाल पोस्टमार्टम एनालिसिस में ये कंफर्म किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। पोस्टमार्टम एनालिसिस में ये पता चला है कि श्रद्धा की हड्डियां जो हैं वो काटी गई थी आरी से। 35 टुकड़े करने की बात सामने आई थी और श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। इस पूरे मामले में पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट से भी गुजरना पड़ा है आरोपी आफ्ताब को। और एक एक करके जो चीज़ें हैं इस हत्याकांड से जुड़ी हुई, जो राज हैं, वो खुल करके सामने आ रहे हैं। अब ये तय हुआ है, कंफर्म किया गया है पोस्टमार्टम एनालिसिस में कि श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए गए थे आरी से, हड्डियां खास तौर पर काटी गई थी
आरी से, ये फिलहाल पोस्टमार्टम एनालिसिस में एक्सपर्ट्स ने बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। आरोपी आफताब ने आरी से 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा के शरीर के, और अब ये पोस्टमार्टम एनालिसिस में कंफर्म किया गया है कि आरी से काट करके हड्डियां अलग की गई थी। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अली, अब ये तय किया गया है, ये बताया गया है पोस्टमार्टम एनालिसिस में कि श्रद्धा की हड्डियां कम से कम आरी से काटी गई थी। देखिए कुंदन, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि श्रद्धा की 23 हड्डियों का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये साफ आया है कि आरियों से हड्डियां काटी गई थी। यानी कि जो कहा गया था आरोपी आफताब की तरफ से कि मैंने काट काट के हत्या की है, वो सही साबित हुआ और ये बात भी स्पष्ट हो गई कि उसने हड्डियों को भी काटा था। तो अब ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में साकेत कोर्ट में इस पूरे मामले की चार्जशीट भी जमा कर सकती है। कुंदन, शुक्रिया अली इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और महाराष्ट्र पुलिस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। घर में मृत पाए गए हैं एक ही परिवार के 4 लोग, 2 बच्चों समेत दंपति का शव बरामद किया गया है। सामूहिक आत्महत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने हालांकि पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम के लिए चारों के शव भेजे गए। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत घर में हुई है। घर से चारों के शव बरामद किए गए। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है यह खुदकुशी का मामला है, लेकिन पुलिस इसे कंफर्म फिलहाल नहीं कर रही है। हालांकि आशंका जरूर व्यक्त की जा रही है कि आत्महत्या परिवार ने की है। इसी तरह की पुष्टि हालांकि पुणे की पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। मामला पुणे के मुंडवा का बताया जा रहा है। मुंडवा थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया है कि एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद किए गए। दंपति और उनके बेटा और बेटी के शव भी बरामद किए गए हैं। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मौत की वजह पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो पाएगी। तो पुणे के मुंडवा इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 2 बच्चे हैं और दंपति हैं जिनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से 2024 के लिए बीजेपी मास्टर प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मास्टर प्रूफ प्लान तैयार करने की तैयारी चल रही है। मास्टर प्रूफ प्लान हारी हुई 14 सीटों पर ये प्लानिंग हो रही है। हारी हुई सीट पर केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय होगी। 14 सीटों पर लाभार्थियों से संवाद की योजना तैयार की जाएगी। बूथ स्तर पर महिला, पुरुष और कार्यकर्ताओं की टीम की जिम्मेदारी तय की जाएगी। घर घर बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज सीट पर बड़ी तैयारी की जा रही है। जौनपुर, मैनपुरी, संभल और रायबरेली सीट पर भी तैयारी की जा रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा एक-एक सीट पर रैली करेंगे। 20 जनवरी को जौनपुर, गाजीपुर में भी रैली की शुरुआत होगी। जौनपुर और गाजीपुर से रैली की शुरुआत 20 जनवरी से हो जाएगी। 26, 27 और 30 जनवरी को अमित शाह दौरा करेंगे और 30 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर में रैली करेंगे। श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट पर भी रैली होगी। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिनव, बीजेपी की स्ट्रेंथ यही है कि जहां पर सबसे ज्यादा आप कमजोर हैं वहां के लिए आप तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेंथ है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और सबसे जो जहां पर आप कमजोर थे, जहां पर आप हार गए, वहां को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। क्या रणनीति तय की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता निकल कर जाता है। 80 सीटें यहां पर लोकसभा की है। इसी मद्देनजर अमित शाह इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है जहां पर सीटें वो पिछले 2019 के चुनाव में हार गए थे। उन जगहों पर इनका सबसे ज्यादा फोकस है। फोकस इस बात को भी क्योंकि वहां पे इनके सांसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला चुनाव अगर आप देखिए तो मायावती और मुलायम सिंह यादव मिलकर चुनाव लड़े थे। ऐसी सूरत में उनको उस जगह पर नुकसान हुआ था। वहीं 2014 में आप देखिए तो इन सीटों
सीटों पर खासा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, लेकिन 2019 में इन्हीं जगह नुकसान हुआ था। इसीलिए एक रणनीति के तहत अमित शाह ने पूरी रणनीति बनाई है और इन जगहों पर केंद्रीय नेतृत्व के अलावा प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। खुद स्वयं अमित शाह इन जगहों पर जाएंगे। जो कार्यकर्ता है, जो लाभार्थी हैं, जो प्रदेश और राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जातिगत आधार पर किसको कितना जोड़ा जा सकता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको कि दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में हलचल ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द ही जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है उसमें इनको जगह मिलेगी और ओम प्रकाश राजभर वापस जो है एनडीए का हिस्सा होंगे। तो इस तरह से एक रणनीति तैयार की गई और सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं जगहों पर रहेगा जहां पर कि वो सीटें हार चुके हैं, क्योंकि इस बार ये संभावना बहुत ही नगण्य और कम लगती है, क्योंकि अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे, मायावती के साथ गठबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है और कांग्रेस के साथ कहीं दूर दूर से संभावनाएं नहीं है। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर इन जगहों पर मेहनत कर ली जाए तो ये सीटें भी इस बार लोकसभा में आ जाएंगी, क्योंकि कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। इस मद्देनजर जो है इन जगहों पर संभावनाएं ज्यादा है और इसीलिए इस जगहों पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या जेपी नड्डा और अमित शाह ही चुनाव प्रचार की शुरुआत एक तरीके से कर देंगे? इसी महीने के कहा जा रहा है कि 20 तारीख से रैलियां शुरू हो जाएगी कम से कम इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर अभी बीजेपी के सांसद नहीं है, बीजेपी का कब्जा नहीं है, इन 14 सीटों पर शुरुआत हो जाएगी। अभिनव, बिल्कुल इन 14 सीटों पर सबसे ज्यादा संभावना है और परसों एक गाजीपुर में पहुंचेंगे जेपी नड्डा, गाजीपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा फिर तमाम जगहों के प्रोग्राम है। पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो योगी आदित्यनाथ के पास है, लेकिन उसमें भी उन जगहों पर सबसे महत्वपूर्ण गाजीपुर सीट इसलिए है क्योंकि वहां पे अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार का भाई है वो वहां पर से इस समय समाजवादी पार्टी से लोकसभा का सांसद, बसपा से लोकसभा का सांसद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उधर से होते हुए बहुत से बिजनौर, कलीना, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर की बीजेपी पिछली बार हार गई थी सपा और बसपा के गठबंधन में। हालांकि बसपा को ज्यादा फायदा हुआ था, समाजवादी पार्टी को अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के लोग ही जीत पा रहे थे। मुलायम सिंह यादव, फिर वहां अखिलेश यादव चुनाव जीत पाए थे। लेकिन इस बार जो है इन लोगों का बीजेपी का ये पूरी तरह से रणनीति है कि इन जगहों पर है। अब चूंकि नेताजी है नहीं तो मैनपुरी की जो सीट है वो मैनपुरी वाली सीट पर भी आप इस बार बाई इलेक्शन में जरूर उनको सिंपैथी में डिंपल यादव वहां से चुनाव जीत गई। लेकिन अब आगे वाली जो सीटें हैं उन जगहों पर वापस जो है भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी के नतीजे में जेपी नड्डा और अमित शाह दौरे करेंगे। दौरे के साथ साथ सभी जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार के साथ साथ वहां की रणनीति भी तैयार की जाएगी। जी ठीक है, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश की हारी हुई और अभी कम से कम जो 14 सीटें बीजेपी के पास नहीं है उसे लेकर के अभी से रणनीति बनाने में जुटी है और उन 14 सीटों के लिए अभी से पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। ये बीजेपी की रणनीति है जिसके बारे में हमारे सहयोगी अभिनव पांडे लखनऊ से जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया अभिनव इस बातचीत के लिए आपका। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। यात्रा के दौरान हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। जालंधर से कांग्रेस सांसद थे संतोष सिंह चौधरी। 76 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संतोष सिंह चौधरी के भारत जोड़ो यात्रा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पंजाब में इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और वहां पर कांग्रेस के सांसद, जालंधर से कांग्रेस के सांसद संतोष सिंह चौधरी भी कल भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो पैदल चलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि माइनर हार्ट अटैक आया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। तो बड़ा झटका लगा है और इस खबर के बाद भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोका गया है। उत्तर भारत में दरअसल ज़बरदस्त तरीके से ठंड भी पड़ रही है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल की तस्वीरें देखिए। भारत जोड़ो यात्रा में संतोष सिंह चौधरी की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी उनके दाहिनी तरफ मौजूद हैं। आप टी शर्ट में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ आप सफ़ेद घेरे में आप संतोष सिंह चौधरी को देख सकते हैं। कल उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो कद्दावर नेता थे। दरअसल मोदी लहर में भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीते, कांग्रेस को सीट दिलाई, लेकिन
कल जो है भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और आज खबर आई कि उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है जालंधर के सांसद संतोष सिंह चौधरी से जुड़ी हुई, जो अब हमारे बीच नहीं है। मोदी लहर में भी 2 बार उन्होंने जीत हासिल की, दमदार जीत हासिल की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2014 में अकाली दल के पवन कुमार टीनू को हराने के बाद 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की। और देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय इनका दौरा है और परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। दरअसल ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। परिवार के लोगों के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें हैं। पिछले साल भी अमित शाह मकर संक्रांति के मौके पर जगन्नाथ मंदिर गए थे और भगवान की आरती इस वक्त वो कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं अमित शाह। परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं। आरती कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पूरे परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं और ये 2 दिवसीय उनका दौरा है। गुजरात का गृह राज्य के दौरे पर अमित शाह हैं। 2 दिवसीय दौरा है और परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की आरती की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तो अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं और भगवान जगन्नाथ की आरती कर रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है 5 दिनों का ये अलर्ट। आज से जबरदस्त ठंड पड़ सकती है, ठंड की वापसी हो रही है। पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी स्थिति सुधरी थी ठंड की, खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में, लेकिन एक बार फिर से ठंड का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में 17 जनवरी तक ठंड का कहर देखने को मिलेगा। शीतलहर चलती हुई दिखाई देगी। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बन सकती है। तो न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर महसूस की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में दरअसल जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड की वापसी एक बार फिर से उत्तर भारत में होने वाली है। शीतलहर का दौर फिर से देखने को मिल सकता है। और कश्मीर की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी ने उत्तरी कश्मीर को सफेद रंग से रंग दिया है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके हो, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिन और ऐसा ही मौसम रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से गुलजार होने शुरू हो गए हैं। साथ ही प्रदेश ठंड की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से अब जिले के निचले इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं प्रशासन ने ऊपरी क्षेत्रों में जाने पर रोक लगा दी है। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। सड़कों को साफ करने का काम भी जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश इस काम को मुश्किल बना रही। फिलहाल हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोशीमठ की तस्वीरें में देखिए, जोशीमठ के पास जो ऊंची पहाड़ियां हैं उस पर भी बर्फबारी हुई है, बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। नारकंडा की तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट तो बंद है शीतकाल के लिए, लेकिन बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चमोली के कुछ और हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। डोडा की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर और कुल्लू की तस्वीरें देखिए। ये 8 तस्वीरें हैं बर्फीला अटैक्स की। ये तस्वीरें, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और पहाड़ी इलाकों में चूंकि बर्फबारी हो रही है तो इसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। शीतलहर की वापसी हो रही है और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 17 तारीख तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।